Hey everyone, this side Mayank. I hope you all are doing well. So welcome back to Day 8 of Android Application Penetration Testing Series, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं परमिशन मॉडल कि कैसे क्या कुछ होता है उसमें। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में माउस पैड ओके तो हमने लास्ट क्लास में तुम्हें बेसिकली सिखाया था। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था एंड्रॉयड मैनीफेस्ट डॉट एक्सएमएल का एनालिसिस तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग का मैंने तुम्हें बताया था, पूरा नहीं बताया था, मतलब हिसाब से। बस तुम इसको रीड कैसे कर सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बस मैंने तुम्हें उतना समझाया था कि इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सब बताया था। तुम अपनी एनालिसिस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट जो आज का टॉपिक रहेगा, अब आज हम इसमें थोड़े परमिशन मॉडल की बात करेंगे। इसका परमिशन मॉडल काम कैसे करता है, ये परमिशन डिफाइन कैसे होती है, इसकी जो परमिशंस होती है वो सेव होती का है हमारे एंड्रॉइड पर। ओके, सो ये सब सीखने वाले हैं आज इसमें परमिशन मॉडल। और एट द एंड सेशन के, मतलब जब ये एनालिसिस की जो परमिशन मॉडल के बाद हम सीखने वाले हैं, परमिशन मॉडल के बाद परमिशन मॉडल के बाद हम सीखेंगे चार की कंपोनेंट्स के बारे में, चार की कंपोनेंट्स के बारे में जो एंड्रॉइड के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में, मैं नेक्स्ट सेशन का भी बता देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं अपना पहला एंड्रॉइड एप्लीकेशन का बग, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का बग। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन है, जो मैं बताऊंगा आज परमिशन मॉडल के साथ पूरा कंप्लीट सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम्हें नेक्स्ट सेशन समझ में आएगा। अगर ये सेशन स्किप कर दिया तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। मतलब कि जो इशू होगी उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो इशू को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो इसलिए आज का सेशन इसमें नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। मार्कर, ओके, ग्रीन कलर। तो मैंने तुम्हें इसमें बताया था परमिशंस। हमारा जो है परमिशन वाला मॉडल है, सबसे इम्पोर्टेंट है एक टॉपिक पूरे हमारे ट्रेनिंग्स का। तो आज इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले। लास्ट सेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि इसको परमिशन रिक्वायर्ड होती है, कैसे क्या कुछ वो काम करता है। ये उसका बस एक रिकैप है लास्ट वाले सेशन का। ये कहाँ डिफाइन होती है, एक पाथ ये इसमें डिफाइन होती है। ओके, अब ये दिखते कैसे, इसके अंदर होता क्या, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में ही बताऊंगा, क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगा, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये सब मैंने तुम्हें बताया था लास्ट सेशन में कि परमिशन कैसे काम करते हैं एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में, उसकी डायरेक्टरी एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में काम करती है, वगैरह वगैरह मैंने तुम्हें बताया था। ओके, सो आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने के वाले हैं हाउ टारगेट एसडी के वर्जन अफेक्ट्स द बिहेवियर। यानी जो हमारा एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मोस्टली देखने को मिल सकता है कि जो टारगेट एसडी के वर्जन है वो कैसे अफेक्ट कर सकता है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है जो मैनिफेस्ट फाइल है, इसमें मैं टारगेट सर्च करता हूँ, टारगेट और एस टी के। आई थिंक इसमें नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली होता है। डिफाइन करते हैं टारगेट एस डी के वर्जन को, इसमें डिफाइन नहीं है, नो इश्यूज, बट ये मोस्टली डिफाइन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजेस एस डी के एंड्रॉइड एस डी के वर्जन 22। अब इफ एन एप्लीकेशन हैज इट्स टारगेट एस डी के वर्जन सेट टू एन ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन, यानी जो हमारा एस डी के वर्जन डिफाइन है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो वर्जन है उसको हमने ओल्डर सेट कर रखा है। द सिस्टम एज्यूम दिस एप्लीकेशन वाज बिल्ट बिफोर सर्टेन न्यू परमिशन इंट्रोड्यूस। यानी जो एप्लीकेशन है, जो यानी तुम कह सकते हो जो हमारा एंड्रॉइड 11 का वर्जन है, जो एप्लीकेशन उससे पहले बनाई गई थी, सो इट मे नॉट बी अवेयर दैट इट नीड्स टू बी रिक्वेस्ट देम। तो इसको ये नहीं पता होगा जैसे कि हम एंड्रॉइड 11 यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम एंड्रॉइड 11 यूज़ कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन का एपीआई लेवल क्या है, हमारे पास 22 है, एस डी के वर्जन 22 है। तो जो इसमें नई परमिशन इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो इस वाले वर्जन के लिए नहीं थी, तो ये उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, यानी उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये अब अपडेटेड एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल कर रहा है यूज़र। ओके,
सो टू मेंटेन बैकवर्ड कैपेबिलिटी, यानी इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अगर एंड्रॉइड 11 यूज़ कर रहे हैं हम और एप्लीकेशन एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन का एसडीके वर्जन 22 पे सेट है, तो एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली ग्रांट सर्टेन यूर परमिशन टू ओल्डर एप्लीकेशन इवन इफ दे डिडंट एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट देम। यानी जो हमारा मॉडल ऐसा है एंड्रॉइड का, वो अपने आप ही उसको परमिशंस दे देगा, उसमें डिफाइन कर देगा परमिशन, उसके सिक्योरिटी मॉडल को इस पर इंप्लीमेंट कर देगा अपने आप। सो ये इशू क्रिएट ना करे, अगर खुद से नहीं मांगता तो ये अपने आप ही डिफाइन कर देगा अपने सिक्योरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाउ टारगेट एसडीके वर्जन अफेक्ट्स परमिशन बिहेवियर। अभी हमारा टॉपिक परमिशन वाला मॉडल ही है, तो उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है ये एसडीके वर्जन। एक क्वेश्चन आता है कि कैसे अफेक्ट कर सकता है इफ एन एप्लीकेशन। देखो वही बात यहाँ पर है, सिंपल सी, वही जो मैंने तुम्हें बताया, अगर ओल्डर पे है। नाउ इमेजिन दैट एप्लीकेशन इज स्टोर्ड एंड रन ऑन ए मॉडर्न फोन से अ डिवाइस रनिंग एंड्रॉइड 12 और 13। सिंपल एग्जांपल जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, यानी तुमने एप्लीकेशन वाली उठाई एंड्रॉइड 10 के लिए जो उसके लिए बनाई गई थी, बट तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो एंड्रॉइड 12 या 13 में। तो इस चीज़ की इस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर सिक्योरिटी फीचर्स अपने आप ही लगाए जाते हैं। गॉट इट। अब व्हाट एंड्रॉइड है, जब ये परमिशन तो देता बट करता कैसे, हाउ। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, द सिस्टम डिटेक्ट्स दैट द एप्लीकेशन इज टारगेटिंग अ मच ओल्डर एपीआई लेवल 22 एंड सो इट एंटर्स कंपैटिबिलिटी मोड, यानी ये अपने आप ही कंपैटिबिलिटी मोड में चला जाता है। इट मींस ऑटोमेटिकली ग्रांट सम न्यू परमिशन दैट वर इंट्रोड्यूस इन लेटर परमिशंस। यानी अगर वो डिवाइस सपोर्टेड है उन चीज़ों के लिए, उसका सिक्योरिटी मॉडल, जैसे मैंने तुम्हें एक सेशन में भी बताया था कि अगर कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, उसका सिक्योरिटी मॉडल अपने आप इंप्लीमेंट हो जाता है ओल्डर पे, तो वही सिक्योरिटी मॉडल एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट हो जाता है अगर वो ओल्डर वर्जन है तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने की बात है, इवन इफ द सिस्टम ग्रांट्स द परमिशन इम्प्लिसिटली, अगर सिस्टम अपने आप ही उसका परमिशन ग्रांट कर देगा, द एंड्रॉइड इंस्टॉलर स्क्रीन स्टिल शोस ऑल द परमिशन द एप्लीकेशन इज अलाउड टू यूज, यानी वो सारी परमिशंस को शो करेगा। ओके, कई केसेस में नहीं करेगा तो ये अपने आप ही ग्रांट कर देगा, इफ करता है तो तुम उसको बिल्कुल अलाउ करो, क्योंकि तुम्हें एक मैसेज शो कर सकता है कि ये एंड्रॉयड ओल्ड हो चुकी है एप्लीकेशन, तो इसको अपडेट करो या अपने डिवाइस को चेंज करो, ऐसा कुछ आ सकता है स्क्रीन पे। दिस ensure that the system remain transparent with the user even if the application didn't explicitly declare those permission। यानी अगर एप्लीकेशन खुद डिफाइन नहीं करती, यानी जो एंड्रॉयड का सिक्योरिटी मॉडल है अगर वो खुद नहीं लगाता तो हमसे पूछेगा परमिशन कि भाई यूज़र हमें ये वाली परमिशन चाहिए, क्योंकि तुम एप्लीकेशन का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो एंड तुम्हारा जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो लेटर वर्जन का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये कंपैटिबिलिटी मोड में अपने आप जा चुका है, तुम इसको ये परमिशन ग्रांट करो इसको चलाने के लिए। बट दिस बिहेवियर कंप्लीटली चेंजेस व्हेन द डेवलपर अपडेट्स द एप्लीकेशन। अब देखो ये जो बिहेवियर है अब ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है अगर डेवलपर एप्लीकेशन को अपडेट कर देगा, तो ये उसका कंप्लीट अपोजिट हो सकता है। टारगेट एसडीके वर्जन टू मोर रिसेंट वर्जन। अब देखो तुमने क्या करा, तुम्हारा है एंड्रॉइड वर्जन 10 के लिए तुम्हारी एप्लीकेशन थी, अब तुम्हारे पास एप्लीकेशन है एंड्रॉइड वर्जन 33 की और तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो किसमें, एंड्रॉइड वर्जन 10 में। देख रहे हो, तुमने एप्लीकेशन इस्तेमाल करी लेटर एंड्रॉइड वर्जन की, बट तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो न्यूअर वर्जन्स में। एप्लीकेशन का वर्जन ज़्यादा है और एंड्रॉइड जो हमारा है ओएस उसका वर्जन कम है। गॉट इट। वट एंड्रॉइड डज नाउ, एंड्रॉइड विल से दिस इज अ मॉडर्न एप्लीकेशन। अब एंड्रॉइड क्या कहेगा, भाई जो तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन है वो एक न्यू एप्लीकेशन है, इट वॉज बिल्ट यूजिंग एंड्रॉइड 13 SDK, इट शुड फॉलो ऑल द करंट सिक्योरिटी मॉडल इन परमिशन रूल। अब देखो जो ये है बनाया गया एंड्रॉइड 13 के लिए बनाया गया तो उसका सिक्योरिटी मॉडल यूज़ करेगा, यानी अगर तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट दैट कि उसकी परमिशंस क्या हैं। इफ़ द एप्लीकेशन डजंट डिक्लेयर अ रिक्वायर्ड परमिशन इन द मैनिफेस्ट फाइल और डजंट रिक्वेस्ट इट एट रन टाइम द परमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। यानी सिंपल सा मतलब है, यानी अगर तुम लेटर एप्लीकेशन यानी न्यूअर वर्जन की एप्लीकेशन को ओल्डर एंड्रॉइड वर्जन में इंप्लीमेंट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट दैट कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन न्यूअर वर्जन के लिए बनाई गई बट तुम उसको ओल्डर वर्जन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो परमिशंस अगर उसमें डिफाइन नहीं है अपने आप उसके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट XML में, या वो नहीं मांगता है रन टाइम के वक्त, तो परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी एप्लीकेशन
शायद से इन केस नहीं चल सकता। समझ रहे हो? यानी परमिशन ग्रांट नहीं होगी जो उसको रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन को चलाने के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया था इंस्टाग्राम का एक फीचर है रील अपलोड करने का। रील अपलोड करने के लिए उसको कौन सी परमिशन चाहिए? फोटोज एंड वीडियोस की चाहिए, बिल्कुल। अब तुमने क्या करा, इंस्टाग्राम बनाया गया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड वर्जन 10 के लिए बनाया गया था, लेट्स से कि बनाया गया था इसके लिए, बट तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो उसमें, इस एंड्रॉयड वर्जन में उसका एंड्रॉयड 13 का वर्जन, यानी तुम लेटेस्ट वर्जन उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, तो अपने आप वो परमिशन नहीं मांग सकता। तुम्हें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड वर्जन 13 है, एंड्रॉयड वर्जन 13 का जो एप्लीकेशन उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, यानी इट मीन्स जो एप्लीकेशन है उसमें ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए गए हैं। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ पर जो पहले था ऑपोजिट हमने यहाँ करा, यानी टारगेट वर्जन, ओल्डर वर्जन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूअर वर्जन में, एंड न्यूअर वर्जन को यहाँ पर हमने इस्तेमाल करा है लोअर एंड्रॉयड वर्जन में। ओके, आई होप तुम्हें इतना ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाउ सिस्टम नोज विच परमिशन वे नीड टू गिव एन एप्लीकेशन। अब सिस्टम को कैसे पता चलता है कि भाई इसको परमिशन कौन कौन सी देनी है और किस हिसाब से देनी है। तो पढ़ते हैं, व्हेन एंड्रॉइड एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड इट्स वेदर डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर और कम्स प्री इंस्टॉल्ड, द सिस्टम असाइन परमिशन टू दैट एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। अब तुम्हें पता है, मैंने स्टार्टिंग में जब तुम्हें एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बताया था, तुमने उसमें रीड करा होगा यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, है ना? यूजर इंस्टॉल्ड और सिस्टम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो अब देखो, जो भी एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल करते हो उसका पैकेज होता है, एक पैकेज होता है जो हमने क्या करा था, पुल करा था एंड्रॉइड से, पुल करा था, याद होगा, पुल करा था। अब जो पुल करा था उसको कौन मैनेज करता है? पैकेज मैनेजर। वो जो पीएम पाथ लिस्ट करके जो तुम्हें बताया था मैंने, वो पीएम ही हमारा पैकेट मैनेजर होता है, पैकेट मैनेजर। अब ईच एप्लीकेशन इज डिफाइंड बाय अ यूनिक पैकेज नेम, एज आई सेड कि पहले जो मैंने बताया था कि हर एक एप्लीकेशन एक यूनिक नाम के साथ होती है, एंड दिस यूनिक आइडेंटिटी इज यूज बाय पैकेज मैनेज सर्विस। यानी यही यूनिक आइडेंटिटी यूज करता है पैकेज मैनेजर टू मैनेज एंड ट्रैक परमिशंस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन का जो भी पैकेज है वो मैनेज करता है। गॉट इट? यानी जो पैकेज मैनेजर है ये मैनेज करता है सारे परमिशंस को जो एप्लीकेशन मांगता है अपने पास। अब Android Package Manager maintains a central database that keep record of all the application installed on the system, including both system application and user installed application। अब जैसा मैंने बताया, जो पीएम होता है वो बेसिकली एक सेंट्रल डेटाबेस है जो हर एक एप्लीकेशन का रिकॉर्ड रखता है। जब तुमने सिस्टम इंस्टॉल करी या तुमने यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन करी, वो एक तरह का डेटाबेस है, तुम कह सकते हो एक तरह का डेटाबेस ही है, सेंट्रल डेटाबेस है एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड पैकेज मैनेजर मैनेज करता है हर एक एप्लीकेशन के पैकेजेस को और कौन सी परमिशंस वो डिफाइन होती है उसमें। अब इसमें कुछ बात नोट करनी है, दिस सेंट्रल डेटाबेस कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी पैकेज सच एज द इंस्टॉलेशन पाथ ऑफ द एप्लीकेशन, यानी उसको ये भी पता होगा कि एप्लीकेशन कौन से पाथ पे इंस्टॉल्ड है। द वर्जन नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल करी, लेट्स से कि हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल करी है, इंस्टा इंस्टॉल करा तो उसका एक वर्जन होगा, लेट्स से कि 4.7.3, ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया, ये उसमें डिफाइन रहेगा, अपने आप मैनेज करेगा उस चीज़ को भी है। द एप्लीकेशन साइनिंग सर्टिफिकेट विच इज़ यूज टू वेरीफाई वेदर द एप्लीकेशन कम फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स। जब मैंने तुम्हें समझाया था एप्लीकेशन के बारे में, साइनिंग प्रोसेस वही होती है जैसे कि अगर प्ले स्टोर पर तुम अपलोड करते हो, डेवलपर एक की डालता है उसके सोर्स कोड में, और जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो वो उस की से मैच करते हैं, तो पता चल जाता है कि एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड सोर्स से आई है। अगर एक की ही नहीं होगी उसमें, जो साइनिंग की होती है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी एंड्रॉइड डिवाइस में, इवन इफ यू आर इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सोर्स। ये जो साइनिंग की होनी चाहिए, साइनिंग सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में मैंडेटरी है, अदरवाइज एप्लीकेशन डिवाइस में इंस्टॉल ही नहीं होएगा। गॉट इट? द लिस्ट ऑफ परमिशन दैट हैव बीन ग्रांटेड टू द एप्लीकेशन। अब परमिशन जो हमने ग्रांट करी, लेट्स से कि मैंने एप्लीकेशन को परमिशन ग्रांट करी है, इसमें देख सकते हो जो मैंने एप्लीकेशन को यहाँ परमिशन डिफाइन करी होगी, लेट्स से कि मैंने डिफाइन करा इसको कि अलाउ फोटोज एंड वीडियोस कॉन्टेक्ट्स वगैरह, तो वो भी जो लिस्ट ऑफ परमिशन मैं डिफाइन करूँगा वो भी ये पैकेज मैनेजर मेंटेन करेगा। गॉट इट? अब देखो, जो पैकेजेस वगैरह ये मेंटेन करता है, जो पैकेजेस परमिशंस
साइनिंग प्रोसेस वर्जन जो मैनेज करता है उसकी भी एक लोकेशन होती है। दिस डेटाबेस इज सेव्ड इनसाइड अ XML फाइल इनसाइड द एंड्रॉयड डिवाइस डेटा सिस्टम पैकेज डॉट XML। अब ये वो एरिया है जो नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, इसको सिर्फ रूट यूज़र या ऑथराइज यूज़र एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव पाथ है और ये आइसोलेटेड होता है तो इसको सिर्फ रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। ऐसे स्लैश डेटा के अंदर हमारा क्या था, एक एप्लीकेशन के पैकेजेस थे जो सारे थे। अब स्लैश डेटा के अंदर सिस्टम आ रहा है, इट मीन्स ये आइसोलेटेड होगा नॉर्मल एनवायरनमेंट के कंपेयर में, तो इसके अंदर सारा डेटा मैनेज किया जाता है। अब हाउ परमिशंस आर असाइंड टू एनी एप्लीकेशन। अभी आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया कि जो पैकेजेस की परमिशंस पैकेजेस होते हैं वो कौन मैनेज करता है, पैकेज मैनेजर करता है। ओके, और उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर PM क्या होता है, पैकेज मैनेजर। उससे पहले तुम्हें बताया अगर एप्लीकेशन का तुम ओल्डर वर्जन न्यूअर डिवाइस में इस्तेमाल करोगे या न्यूअर एप्लीकेशन ओल्डर डिवाइस में यूज़ करोगे, तो उसका थोड़ा तुम्हें बताया था। और अब आगे बढ़ते हैं, जो परमिशंस होती है वो कैसे असाइन की जाती है एप्लीकेशन को। अब तुम तो अलाउ करते हो, तुम्हारी स्क्रीन पे पॉपअप आया अलाउ या डिनाई में से तुम एक चीज़ चूज करोगे, बट वो बैकएंड में कैसे काम करता है उस एप्लीकेशन के, अब उसको पढ़ते हैं। When an Android application request additional permission, for example इंटरनेट और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड्रॉइड XML की जो एनालिसिस थी उसमें मैंने तुम्हें समझाया था। द एंड्रॉइड सिस्टम इंटरनली मैप्स दीज परमिशन टू स्पेसिफिक लिनक्स ग्रुप GIDs। यानी अगर तुम कोई परमिशन डिफाइन करते हो, अभी देखो यहाँ पर है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML, जिसमें तुम मांग रहे हो रीड कॉन्टैक्ट्स इंटरनेट या एक्सटर्नल स्टोरेज को। अभी जो परमिशंस है ये अपने आप मैप कर दी जाती हैं एक बार मैनिफेस्ट XML से रीड करने के बाद। अब एंड्रॉइड यूजेस स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको मैनेज करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, इसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ की जाती है जिसे हम प्लेटफॉर्म डॉट XML बोलते हैं, और ये बेसिकली /etc परमिशंस के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ये फाइल भी नॉर्मल यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रूट यूज़र ही कर सकता है। गॉट इट? नॉर्मल यूज़र इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ रूट यूज़र एक्सेस कर सकता है। ओके, जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर, तुम देख सकते हो जैसे परमिशंस वगैरह है। अब ये यहाँ पर डिफाइन की जाती है कि एप्लीकेशन क्या क्या परमिशन मांग सकता है और किस परमिशन के लिए वो कैपेबल है। अब ये डिफाइन करने के बाद, ये अलाउ करने के बाद इनको भी मैनेज किया जाता है पैकेज मैनेजर के द्वारा। पैकेज मैनेजर इनको मैनेज करेगा, ऑब्वियसली बात है, बट इस वाली लोकेशन पे इसको मैनेज करेगा। इसको बेसिकली GID ग्रुप्स में बांट के उसको मैप कर देगा। ओके, अब देखो ये कुछ ऐसी दिखती है, ये वाली फाइल ऐसी कुछ दिखती है XML। इसके अंदर देखो परमिशन डिफाइन है कि जैसे कि एक एप्लीकेशन थी, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन इंजर्ड एक वल्नरेबल एप्लीकेशन डाउनलोड करी insert.apk, ठीक है। अब उसको मैंने डाउनलोड करा, वो मेरे से परमिशन मांग रहा है भाई इंटरनेट एक्सेस की, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की। मैंने उसको अपनी स्क्रीन पे पॉपअप आया, मैंने अलाउड डिनाई में से अलाउ कर दिया। बट अलाउ करने के बाद पैकेज मैनेजर उसको इस कन्फिग्रेशन फाइल में डिफाइन कर देगा, यानी ग्रुप inet, इसको ग्रुप्स में बांट देगा। जैसे लिनक्स में तुम्हें पता होगा ना ग्रुप्स वगैरह होते हैं, अगर पता होगा तो ये तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा लिनक्स के ग्रुप्स वगैरह के बारे में। GIDs, ग्रुप IDs एंड यूज़र IDs। लिनक्स की यूज़र IDs एंड ग्रुप IDs लिनक्स में मैनेज की जाती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं टर्मिनल पे जाके, आई थिंक होना तो चाहिए, ये रहा। ओके, ये नहीं है। यूज़र स्लैश कैट करते हैं, कैट /etc/ ग्रुप। अब देखो ये साइड में तुम्हें दिख रहा है, ये यूज़र IDs है, ये सारी ये ग्रुप्स की भी हो सकती है। इसमें ग्रुप्स एंड यूज़र दोनों है। और अगर मैं इसमें से तुम्हें दिखाऊं शैडो परमिशन डिनाइड, मैं इसको रूट परमिशंस में ले जाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये डिफाइन है इनकी, ये यूज़र IDs होती हैं ये। ओके, तो यही इसके थ्रू मैनेज की जाती है। गॉट इट? ये लिनक्स का पैकेज मैनेजर होता है, इसमें डिफाइन करता है इन बेसिकली इन जो परमिशंस है, ये इसमें डिफाइन करेगा ये प्लेटफॉर्म डॉट XML में, ये ध्यान रखने का। ओके, अब इफ एन एप्लीकेशन डिक्लेयर्ड इंटरनेट परमिशन
इन इट्स एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल, यानी मैंने पहले से ही डिफाइन कर रखा है मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में कि ये पर एप्लीकेशन इंटरनेट की एक्सेस मांगेगा। सो एंड्रॉइड क्या करेगा, विल ऐड द आईनेट ग्रुप टू इट्स प्रोसेस, यानी ये ग्रुप बना दिया जाएगा इसकी एक्सेस के लिए, इंटरनेट एक्सेस के लिए ग्रुप बना दिया जाएगा आईनेट। इसकी जीआईडी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो 303। अब तुम्हें याद ही होगा जब मैंने तुम्हें डेल्विक वीएम के बारे में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर कुछ यूज़र आईडीज़ के बारे में बताया होगा, वो कुछ यूनिक वगैरह में थी। ओके, सो उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, या फिर हो सकता है नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि वो कैसे क्या कुछ होता है। अगर इस सेशन में पॉसिबल नहीं हो तो प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में वो कवर अप हो जाएगा, यूज़र आईडीज़ वगैरह का थोड़ा रोल। अब देखो यहाँ पर एक इसको आईडी असाइन कर दी जाएगी, इसके लिए आईडी है 3003। ये जो प्रोसेस है, अगर ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस वगैरह करनी पड़ती है। अगर उसको बार बार मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल थोड़ा ना पढ़नी पड़ेगी कि भाई इसको ये परमिशन देनी है, बार बार थोड़ा परमिशन मांगेगा यूजर से, एक बार ही मांगेगा, एक बार देने के बाद परमिशन वो इसमें डिफाइन कर दी जाती है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये वाली परमिशन को इस्तेमाल करके उसकी आईडीज को चला दिया जाता है। अब हर एक के लिए ऐसा ही होता है, असाइन परमिशन नेम, यूआईडी, मीडिया वगैरह एक्सेट्रा। Being the part of the iNet group gives the app process low-level access to create and manage internet sockets, something that otherwise restricted by the Linux kernel for security reasons। अब देखो जब भी ये जो परमिशंस ग्रुप हैं ये ना कुछ पल के लिए रूट एक्सेस आते हैं, कुछ चंद सेकंड्स के लिए रूट एक्सेस में आते हैं। रूट एक्सेस में एप्लीकेशन बेसिकली रूट एक्सेस में आते हैं कुछ चंद सेकंड्स के लिए, क्योंकि उसको एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये सब रीड करना पड़ता है। लो लेवल एक्सेस दे देते हैं टू क्रिएट, लो लेवल देते हैं बट कुछ चंद सेकंड्स के लिए देते हैं कि मैनेज एंड इंटरनेट सॉकेट्स वगैरह को मैनेज कर सके। ओके, इन द ट्रेडिशनल लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट सिस्टम ग्रुप्स इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन इन अ फाइल लोकेटेड स्लैश etc ग्रुप। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि लिनक्स के अंदर ये एक ग्रुप के अंदर ग्रुप्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं। वेर ईच ग्रुप नेम इज एसोसिएटेड विद यूनिक ग्रुप आईडी, यानी जीआईडी होती है हर एक ग्रुप के लिए। बट एंड्रॉइड इस चीज़ पर रिलाई नहीं करता, एंड्रॉइड एक खुद का कस्टमाइज लिनक्स कर्नल है, जो हम ट्रेडिशनल लिनक्स यूज करते हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। बट क्या होता है यहाँ पर, डज नॉट रिलाई ऑन डायनामिक ग्रुप कन्फिग्रेशन, यानी एक डायनामिक ग्रुप कन्फिग्रेशन पे रिलाई नहीं होता बिल्कुल भी। इंस्टेड एंड्रॉइड अडॉप्ट स्टैटिक ग्रुप परमिशन एंड मैनेजिंग मैपिंग मॉडल, यानी एंड्रॉइड खुद एक अडॉप्ट करता है एक स्टैटिक ग्रुप और एक परमिशन मैपिंग मॉडल को इस्तेमाल करता है। रिफाइंड अ बिल्ड टाइम विद इन द सी हेडर फाइल एंड्रॉइड सिस्टम डॉट कॉन्फिग। अब इस फाइल के अंदर ये डिफाइन कर दिया जाता है। ओके, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये फाइल के बारे में। एंड्रॉयड, अब देखो जो फाइल है ना ये लिनक्स कर्नल की फाइल है, इसको ना नॉर्मल यूज़र एक्सेस ही नहीं कर सकता, नॉर्मल यूज़र रूट यूज़र इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो फाइल है ना ये कर्नल के सोर्स कोड में है, ये सोर्स कोड में फाइल, सोर्स कोड में, तो इसको कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एंड्रॉयड, क्या नाम था इसका, एंड्रॉयड फाइल सिस्टम। मैं तुम्हें इसको ओपन सोर्स से दिखा देता हूँ, फाइल सिस्टम config डॉट एच। देखो ये ओपन सोर्स से मिल गई, सबसे बेस्ट। अब देखो ये ऐसी कुछ डिफाइन कर दी जाती है लिनक्स कर्नल में। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इसने हर एक के लिए इसको मैपिंग, ये एक तरह मैपिंग मॉडल ही है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैपिंग मॉडल ही है। इसको डिफाइन कर दिया जाता है एट द सी हेडर में, और ये जो फाइल है यही वो फाइल, देखो हर एक के आगे देखो इनके एक ब्लूटूथ, ग्राफिक्स, इनपुट, ऑडियो, कैमरा, आईनेट भी होगा यहाँ पर। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ आईनेट, देखो आईनेट भी 3003, मतलब ये मैपिंग एक तरह का मैपिंग मॉडल है ग्रुप आईडीज को डिफाइन करने का, और ये लिनक्स कर्नल के सोर्स कोड में होता है। तो मैंने बोला इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें ओपन सोर्स से दिखाया। अब तुम देख सकते हो हर एक की खुद की यहाँ पर एक यूनिक जीआईडी है। ओके, अब दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज अ कोर पार्ट ऑफ एंड्रॉइड सोर्स कोड एंड इज कंपाइल्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टम इमेज, यानी एक ऐसा कोर पार्ट है जो डायरेक्टली सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल कर दिया जाता है। एट सिस्टम बोर्ड एंड्रॉइड यूजेस एम्बेडेड कॉन्फ़िगरेशन टू अप्लाई एप्रोप्रिएट ओनरशिप एंड परमिशन सेटिंग अक्रॉस द फाइल सिस्टम, यानी जब सिस्टम बोर्ड होता है तो इस मैपिंग मॉडल के इस्तेमाल से सारी परमिशंस को उसके एप्रोप्रिएट ओनरशिप पे डिफाइन कर दिया जाता है। गॉट इट, ये सिंपल सा था इसका। सिंपल से एक समरी शॉर्ट स्टोरी सुन सकते हो यहाँ पर। एंड्रॉइड पैकेज मैनेजर प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस, इट पार्सेज अ फाइल कॉल्ड platform.xml। ये platform.xml को पार्स करता है, क्योंकि जो पीएम है
वो क्या करता है, परमिशन जो भी हम डिफाइन करते हैं उसमें इसको मैनेज करता है एज आई सेड अबव, विच मैप्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन परमिशन टू करस्पॉन्डिंग लिनक्स ग्रुप आईडीज। अब ये मैप कर देता है हर एक परमिशन को, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर इसने क्या करा है, हर एक को एक ग्रुप आईडीज में बांटा हुआ है, इनको डिफाइन करा है ग्रुप में। अब द परमिशन टू जीआईडी मैपिंग इन stored in memory and consulted during application installation, यानी परमिशन टू जीआईडी मैपिंग स्टोर्ड, जो परमिशन हम दे रहे हैं इसको ग्रुप आईडी की स्टोर, वो स्टोर्ड होती है मेमोरी में, एंड कंसल्टेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो उसको कंसल्ट करके इसको मैप कर दिया जाता है, जैसा कि उसमें बताया था config डॉट उसमें एंड्रॉइड फाइल सिस्टम config डॉट एच में उसकी जीआईडी मैपिंग कर दी जाती है और वो मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है क्योंकि वो एंड्रॉइड का कोर पार्ट है। When an APK is installed, the package manager inspect its declared permission. If any permission is associated with the GID in platform.xml, the system assign that GID to the application process. यानी अगर वो जो परमिशन ऑलरेडी सिस्टम पर एग्जिस्ट करती है उसके मैपिंग में, तो वो उसको डिफाइन कर देगा, अदरवाइज वो जब यूजर से परमिशन लेगा उसको platform.xml में मैनेज करके वहां पर मेंटेन करके वो परमिशन टू जीआईडी मैपिंग में सेव करा देगा। गॉट इट। अगर एप्लीकेशन हमने न्यू इंस्टॉल करी, अगर वो परमिशन, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर वो परमिशन की मैपिंग यहाँ पर नहीं है, वो मैपिंग जो यूज़र मांग रहा है, या फिर कह सकते हो वो यहाँ पर मैनेज नहीं की गई है platform.xml, तो वो सिस्टम क्या करेगा, इसको यहाँ मैनेज करके इसमें मैप कर देगा। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ होगा तो इनकेस अगर जो परमिशन एप्लीकेशन मांग रहा है वो ऑलरेडी सिस्टम पर डिफाइंड है यहाँ पर, तो यहाँ से उठा के उसको मैप कर दिया जाता है, तो रिड्यूस usage of resources. The group IDs are added as supplementary GIDs to the application runtime process. ये supplementary IDs की तरह इस्तेमाल की जाती है जो runtime process पे ऐड कर दी जाती है। Supplementary groups provide the Linux kernel with information about what additional resources the process is authorized to access. एक supplementary groups basically provide करते हैं Linux kernel को additional information एक तरह से कि कौन सी authorized resources उस process को चाहिए। Okay. All of these permissions and group assignment detail are recorded by an Android system in a special ecosystem maintained file at data system packages.xml, जैसा मैंने तुम्हें बताया। इसके अंदर इसे मैनेज करते हैं packages.xml। यहाँ पर था platform.xml जिसके अंदर परमिशंस मैनेज करते हैं etc/permission, और जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, कहाँ गया, डेटाबेस का, इसके अंदर packages.xml में मैनेज करते हैं। ओके, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से एप्लीकेशन की परमिशंस को डिफाइन कर दिया जाता है कि तभी बार बार यूजर से मांगना ना पड़े परमिशंस को, और वो काम कैसे करता है और उसको असाइन कैसे किया जाता है। जो परमिशन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में डिफाइन है, फिर उसको बाद में कैसे सिस्टम पर इंप्लीमेंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोसेस आर स्टार्टेड एंड सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड। अब तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हें कई बार बोला होगा जो एप्लीकेशन एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन करती है, बोला था, एंड जो एंड्रॉइड भी खुद के एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करता है डीवीएम में। इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा कि इसमें यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी। व्हेन वी राइट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस इन जावा एंड कोटलिन, द कोड इनिशियली एग्जिस्ट इन जावा या कोटलिन में कोड होता है बेसिकली, फिर दीज फाइल आर कंपाइल्ड इनटू जावा बाइट कोड विच इज स्टोर्ड इन डॉट क्लास फाइल। अब हम इसको कोड कंपाइल करेंगे जो हमने लिखा है एप्लीकेशन का, फिर वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, डीवीएम का इस्तेमाल करके डायलविक वर्चुअल मशीन का उसको डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट करके कंपाइल करता है एंड्रॉइड के लिए। ओके, तो हम इसके लिए उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते कि ऑप्टिमाइज फॉर लो मेमोरी यूसेज एंड फास्ट परफॉर्मेंस। तो हम इसको इसलिए कंपाइल करते हैं डॉट डेक्स में, तो मेमोरी कंजप्शन भी कम हो। यू थिंक ऑफ इट एज अ रियल इंटरप्रेटर देन एग्जीक्यूट्स इट द वे ऑफ सीपीयू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। मैंने तुम्हें बताया था कि स्टार्टिंग में तुम्हें 2 मॉडल बताए थे कि वो कैसे वर्चुअल स्लॉट्स बना के उसको मैनेज करता है, फिर हार्डवेयर की मिमिक करके, सीपीयू की एक्चुअल मिमिक करके। तो अब देखो, दिस मीन दैट एवरी एप्लीकेशन रन्स इनसाइड अ डायलविक प्रोसेस इज अ डेडिकेटेड इंस्टेंस ऑफ डायलविक वर्चुअल मशीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन। अब तुम सोचोगे कि हर एक एप्लीकेशन एक खुद के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में है, यानी उसका हर एक का कोड तो डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट होता होगा, फिर वो यूज होता होगा। तो देखो, अब हर एक को मैं एक साथ चलाऊंगा, अगर हर एक को मैं कंपाइल करने बैठूंगा तो मेरा सिस्टम रिसोर्स और बैटरी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स ही कम हो जाएगा। हाउएवर स्टार्टिंग अ न्यू वर्चुअल मशीन प्रोसेस ऑफ फॉर वेरी एप्लीकेशन, यानी फॉर एवरी एप्लीकेशन कैन बी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव, यानी हर एक एप्लीकेशन को अगर तुम एक डीवीएम के थ्रू चलाओगे,
ओके, तो रिसोर्स इंस्टेंसिव प्रोसेस हो जाएगी ये। अब मीन्स इफ द सिस्टम हैड टू लॉन्च अ फ्रेश वीएम इंस्टेंस फॉर एवरी एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच, यानी अगर हर एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रैच से वीएम स्टार्ट करना पड़े, इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड स्लो डाउन एप्लीकेशन स्टार्टअप टाइम, अल्टीमेटली डिग्रेडिंग द यूजर एक्सपीरियंस स्पेशली ऑन डिवाइसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तुम देख सकते हो अगर हर एक एप्लीकेशन के लिए उसका स्क्रैच से डीवीएम चलाया जाए तो कितने रिसोर्स कंजप्शन करेगा, बैटरी ड्रेनेज, बैटरी ही खराब होने लग जाएगी। अब इस वाली प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया ज़ाइगोट को। अब तुम्हें याद होगा कि एक लेयर थी जो हमने स्किप करी थी, इसमें हमने ART डेल्विक वीएम के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर एक साइड में एक टर्म भी थी ज़ाइगोट, और वही वो टर्म है जो आज हम समझेंगे। To solve this problem, Android implements a smart and highly efficient solution known as Zygote process. Zygote is a special preloaded master process that is started when the Android system boot up. It is designed to pre-initialize the Dalvik VM. It is initialized in the Dalvik VM. It loads all the core classes needed by the Android application. It loads the Android framework components into the memory. अब सिंपल सी बात है, अगर हर एक एप्लीकेशन को हम उसके खुद के एक डीवीएम से चलाएंगे, आइसोलेटेड डीवीएम से, एकदम स्क्रैच से, तो सिस्टम रिसोर्स कंजप्शन होगा। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया ज़ाइगोट प्रोसेस को। ये प्रीलोडेड मास्टर क्लास है। तो एंड्रॉइड जब स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, चलाते हैं, तो तभी इनिशियलाइज कर दी जाती है ये फॉर डीवीएम। अब ये डीवीएम के लिए इनिशियलाइज की जाती है और इसमें वो सभी कोर क्लासेस प्री डिफाइन होती है जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए। जैसे कि मेरे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो उन सब की कोर क्लासेस को इसमें डिफाइन कर दिया जाता है ज़ाइगोट मास्टर प्रोसेस में। दैट मीन्स व्हेन अ न्यू एप्लीकेशन नीड टू स्टार्ट, द सिस्टम डजंट हैव टू रीलोड ऑल द फाइल फ्रॉम द स्क्रैच। यानी जब भी हम कोई नई एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो उसको स्क्रैच से चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने उसके कोर क्लासेस को ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर दिया है। ओके, इंस्टेड इट सिंपली फोक्स क्लोन, यानी ये एक ज़ाइगोट प्रोसेस है और ये रैम है। ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, अपने बेसिकली क्लोन्स बना लेगा, छोटे छोटे क्लोन्स। जैसे वो वर्चुअल स्लॉट्स नहीं बनाता था एक मॉडल, उसके एक्चुअल स्लॉट्स को, एक्चुअल हार्डवेयर सीपीयू को मिमिक करता था। सेम यहाँ पर क्या होता है, ये अपने चाइल्ड प्रोसेस बनाता है ज़ाइगोट प्रोसेस के, जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। ये क्या करता है, हर एक एप्लीकेशन के लिए फोर्क कर देता है, क्रिएटिंग अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस दैट इज ऑलरेडी हाफ वे इनिशियल, यानी इसका एक आधा वर्जन तुम कह सकते हो ये ऑलरेडी डिफाइन कर देता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग बोथ स्टार्टअप टाइम एंड मेमोरी यूसेज। अब इससे होगा क्या, अब हर एक एप्लीकेशन के लिए तो आएगा नहीं एकदम से, तो ये अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्लोन कर देता है, या ये कह सकते हो तो अपने क्लोन बना देता है, तो ये एप्लीकेशन के पास भेज देता है, क्योंकि उसके प्री डिफाइन तो क्लोन क्लासेस तो ऑलरेडी डिफाइन होती है। तो एप्लीकेशन जल्द ही स्टार्ट हो जाता है, तो उसका सिस्टम यूसेज भी कम होता है, बैटरी ड्रेनेज भी बहुत कम हो जाती है और परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है और यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलता है इस ज़ाइगोट प्रोसेस की वजह से। अब ये चाइल्ड प्रोसेस काम कैसे करती है, ये काम कैसे करती है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फोर्क करके उनको चलाने लग जाए, क्योंकि उसमें प्री लोडेड क्लासेस होती है। बट यही प्रोसेस काम कैसे करती है, हाउ हाउ डज इट वर्क, अब देखते हैं इसके बारे में। ऑन ट्रेडिशनल लिनक्स सिस्टम्स, आफ्टर अ प्रोसेस इज फोर्क्ड, यानी जैसे कि एक प्रोसेस को हमने फोर्क किया, इट इज यूजुअली कॉल एंड मेथड एक्सिक्यूशन which replaces the newly created process memory with a completely new program। अब देखो, जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बेसिकली, बट एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, वो अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से काम करता है। अब देख सकते हो व्हेन न्यू एप्लीकेशन इज लॉन्च, यानी अगर तुम न्यूली इंस्टॉल एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे द एंड्रॉइड सिस्टम फोक्स द ज़ाइगोट प्रोसेस, यानी एंड्रॉइड सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्क करेगा ज़ाइगोट प्रोसेस के, बट इट डज नॉट कॉल एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन मेथड को कॉल नहीं करेगा उसको चलाने के लिए। इंस्टेड द चाइल्ड प्रोसेस दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम ज़ाइगोट डायरेक्टली कॉल्स द मेन क्लास, यानी जो एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं, जब तुमने देखा होगा जब भी हम एप्लीकेशन को बनाते हैं उसमें क्या मेन चीज़ होती है, मेन क्लास, जावा कोड, जिसमें सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के बजाय उसकी मेन क्लास को ही कॉल कर लेगा, जो उसकी स्पेसिफाइड क्लास होती है मेन, दैट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन वेयर द लाइफ साइकिल बिगेन्स, एप्लीकेशन की लॉन्चिंग के लिए। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं जावा, उस पर दिखाता हूँ तो मैं W3 स्कूल्स मेन क्लास, देख सकते हो जो मेन क्लास है ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए सबसे मेन है, तो इसी क्लास को ये कॉल कर देता है इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन, गॉट इट, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन इट कॉल्स द मेन क्लास।
इससे क्या होता है, टाइम वगैरह कम लगता है, इसलिए ऐसी जो इसकी चाइल्ड प्रोसेस है वो ऐसे काम करती है। चाइल्ड प्रोसेस वो उसके एप्लीकेशन की मेन क्लास को कॉल कर देती है इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब जाइगोट है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। द जाइगोट प्रोसेस इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द एंड्रॉइड सिस्टम बूट, एज आई सेड कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तब ये स्टार्ट होती है, और ये ट्रिगर्ड कहाँ होती है, init.rc स्क्रिप्ट में। अगर तुम्हें याद होगा, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में जब एंड्रॉइड का पढ़ा रहा था तो मैंने एक init.rc नाम की एक फाइल तुम्हें बताई थी, याद हो तो। init.rc एक फाइल थी जो सिस्टम जब यूज़र बनता है तो उसमें वो डिफाइन कर दी जाती है। देखते हैं अगर इसमें है तो कुछ। नॉट हियर। देखो, ये वही फाइल है, जब यूज़र एक सिस्टम के लिए बनता है तो ये यूज़र को सिस्टम के बूट होने से पहले एक्टिवेट करती है, वही init.rc ये फाइल है, यही वो फाइल है, इसमें सारी चीज़ एग्जिस्ट करती है। Zygote creates a special communication channel known as Unix domain socket। अब जो Zygote प्रोसेस है वो एक स्पेशल कम्युनिकेशन चैनल बनाती है, उसको कहते हैं हम यूनिक्स डोमेन सॉकेट विच नेम्ड एज Zygote, और जिसको हम Zygote बोलते हैं। जो प्रोसेस को क्रिएट करता है कम्युनिकेशन के लिए, उस प्रोसेस को हम Zygote बोलते हैं, बट कम्युनिकेशन को जो बोलते हैं हम उसको बोलेंगे यूनिक्स डोमेन सॉकेट। दिस सॉकेट एक्ट एज अ कमांड इंटरफेस, यानी कमांड इंटरफेस की तरह काम करेगा, अलाउइंग अदर पार्ट्स ऑफ एंड्रॉइड सिस्टम टू सेंड मैसेजेस टू Zygote सच एज अ रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। यानी ये जो सॉकेट है एक तरह से क्या करेगा, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक किया, ये मेरा इंस्टाग्राम है, मैंने इसके आइकन पे क्लिक किया, तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी कमांड इंटरफेस के साथ, यानी सॉकेट के पास रिक्वेस्ट जाएगी, भाई ये एप्लीकेशन चलना चाहती है, इसको लॉन्च करना है, तो इसकी परमिशन इसको डिफाइन कर दो। तो Zygote प्रोसेस क्या करेगा, अपने चाइल्ड प्रोसेस को भेजेगा, इसकी मेन क्लास को कॉल कर देगा, जिससे हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स भी कह सकते हो। When the system wants to launch an application, it sends a request through this Zygote socket. In the response, Zygote performs a fork system call which creates a duplicate child process of itself। यानी मैं जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वो अपना खुद की एक क्लोन बना के भेज देगा उसको चलाने के लिए। Once the child process is created, it calls a special function named as fork and specialized common। ये एक फंक्शन बनाता है जिसको हम फोर्क कहते हैं ना, वो जो एप्लीकेशन को फोर्क करेगा वो ये खुद का उसका फंक्शन है जिसको हम ये बोलते हैं फोर्क एंड स्पेशलाइज्ड कॉमन, विच इज इम्प्लीमेंटेड इन द डेल्विक सोर्स कोड। अब ये जो चीज़ है ना डेल्विक सोर्स कोड में एग्जिस्ट करती है, तो ये नॉर्मल यूज़र भी एक्सेस नहीं कर सकता, रूट यूज़र से भी प्रोबेबली चांस है कि एक्सेस कर पाए, क्योंकि सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बनती नहीं है बाद में, ऑलरेडी डिफाइंड है ये। इनसाइड द फंक्शन सेवरल की initialization steps take place to transform the generic Zygote child process into a fully functional app process like supplementary GIDs। यानी जब मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ उसकी परमिशंस, GID मैपिंग, ओके, सो ये सब उसको चलाने के लिए जो पहले प्रोसेस की गई Zygote के बाद फिर हमने देखा इसके मैप्स वगैरह, इसकी आईडी, सप्लीमेंट्री GID, सिस्टम अप्लाइज रिसोर्स लिमिट फॉर द न्यू प्रोसेस सच एज CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडीज। यानी एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए इतनी प्रोसेस की जाती है, उसके सिस्टम पैकेज मैनेजर को काम करना पड़ता है, फोर्क करना पड़ता है इसकी प्रोसेस को, सो इतनी प्रोसेस होती है कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए। All these changes are possible because immediately after the fork the child process is temporarily running with root user privileges। यानी जो हम Zygote प्रोसेस होती है, जो Zygote है, जो अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्लोन करती है, अपने आप को एक क्लोन करती है, हाफ वे इनिशियलाइज करती है, वो ना कुछ सेकंड्स के लिए रूट प्रिविलेजेस में आ जाता है। सिस्टम है, लिनक्स कर्नल है, कि वो रूट में तो चलेगा ही, क्योंकि जो ऐसी टेम्प्रेरी चीज़ है वो रूट में तो आनी नहीं चाहिए, बट एक टेम्प्रेरी रूट में आता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन को लॉन्च करना पड़ता है तो बहुत सारी परमिशंस इसको चाहिए होती है चलाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, कॉल करने के लिए, तो टेम्प्रेरी रूट परमिशंस का मालिक बन जाता है। Because it allows the process to freely configure its own properties such as UID, GID, group membership, resource limit and more। यानी उसको डिफाइन कर देगा अपने आप, क्योंकि इसको परमिशंस चाहिए क्लोन रूट वाली, रूट यूजर प्रिविलेजेस। जब एप्लीकेशन को चलाना है तो उसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती है, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ती है, सॉकेट्स वगैरह, तो उसको चलाने के लिए रूट परमिशन चाहिए क्लोन प्रोसेस को भी, तो इसको ये डिफाइन कर देगा। एट दिस स्टेज द प्रोसेस हैज द सेम राइट एज द रूट यूजर विच इज नेसेसरी टू सेट अप द एनवायरनमेंट। अब ये नेसेसरी भी है, जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है उसको रूट प्रिविलेजेस दी जाती है, क्योंकि जब हम ऐसी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो ये सब नेसेसरी है उसको चलाने के लिए, कन्फिगर करना पड़ता है। वंस ऑल द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स हैव बीन कन्फिगर्ड द प्रोसेस सेव्ड UID इज चेंज फ्रॉम जीरो रूट। यानी जब ये सारी एक प्रोसेस हो जाती है तो उसको रूट यूजर से हटा दिया जाता है टू एप्लीकेशन असाइंड एप्लीकेशन UID। यानी
कॉन्फ़िगर होने के बाद वो अपने आप ही हट जाएगा रूट परमिशन से। आफ्टर द पॉइंट द प्रोसेस कैन नो लॉन्गर रीगेन रूट एक्सेस, यानी जब हम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं वो सारी टेम्प्रेरी प्रोसेस होने के बाद रूट प्रिविलेजेस के इस्तेमाल के बाद वो अपने आप ही नॉर्मल यूज़र बन जाता है, नॉर्मल प्रोसेस बन जाती है रूट की बजाय। ओके, तो ये सब ऐसे काम करती है एप्लीकेशन zygote प्रोसेस। एप्लीकेशन का लोड कम करने के लिए एप्लीकेशन कैसे लॉन्च होती है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह आज मैंने तुम्हें समझाया। अब जब मैंने तुम्हें वो बताया था एप्लीकेशन के बारे में, जब हमने एमुलेटर सेटअप करा था या हमने एप्लीकेशन पुल किया था या हमने कुछ उसमें भेजा था एंड्रॉइड में, तो हमने कमांड यूज़ करी थी जिसका नाम था PS, है ना। अब देखो इसमें देखो सारे रूट, ये सारे GUIDs वगैरह, PID PPID, वी साइज, RSS, वी चैन, PC एंड नेम, जाइगोट, ये सारी वो परमिशंस है देखो रूट परमिशंस के साथ एग्जिस्ट करती हैं। PS मतलब सिस्टम में अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, PS मीन्स प्रोसेस, क्या क्या चल रही है वो तुम देख सकते हो। आई थिंक इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर किसी चीज़ में ऐसा डाउट लगता है कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लगता है कोई टर्म समझ नहीं आई तो तुम मेरे से पूछ सकते हो बिफोर आस्किंग मी। तुम खुद से ट्राई करके देखना, गूगल करके देखना, अगर जब भी समझ नहीं आता तो कमेंट मी। ओके, अब हमारा नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि परमिशंस कैसे एनफोर्स की जाती है। अब मैंने तुम्हें समझाया कि परमिशंस कैसे लगाई जाती है, कैसे काम करती है बैकएंड में, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है एप्लीकेशन की लॉन्चिंग से पहले। बट एप्लीकेशन की जो परमिशंस होती है उसको एनफोर्स कैसे किया जाता है, कैसे एनफोर्स किया जाता है परमिशंस को। अब देखो एवरी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर। आई थिंक ये तुम्हें टर्म याद आ गई होंगी जो मैंने तुम्हें समझाई थी एंड्रॉइड manifest.xml में तुम्हें समझाई थी। अगर याद नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर Ctrl+F करूँगा, एप्लीकेशन पे चलेंगे, एप्लीकेशन सेक्शन पे देख सकते हो यहाँ से एप्लीकेशन सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर इंटेंट एक्टिविटी, ये रहा एक्टिविटी, ये रहा। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी के बाद इंटेंट और भी एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी। देखो सर्विस है, यहाँ पर रिसीवर है, और आई थिंक और ज़्यादा हैं भी। प्रोवाइडर, देख रहे हो अभी जो ये जो तुम्हें सर्विसेज दिख रही है ये ना एप्लीकेशन के बनते वक्त डिफाइन कर दी जाती है। सच एज सो डेवलपमेंट कंट्रोल, सो डेवलपर्स कैन कंट्रोल एक्सेस टू दिस कंपोनेंट यूजिंग परमिशंस ensuring the unauthorized और unknown application cannot access sensitive components directly। अब तुम्हें पता है जब एप्लीकेशन की परमिशन डिफाइन कर जाती है तो इसके अंदर भी एक्सटर्नल परमिशंस, कंपोनेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स एक्सेस करने की परमिशन डिफाइन है। अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना हो तो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, एप्लीकेशन के डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो बात करते हैं ये सब एनफोर्स कैसे की जाती है। तो एनफोर्स कैसे की जाती है, बेसिकली फ्रेमवर्क लेवल एनफोर्समेंट के थ्रू। अब ये नाम है फ्रेमवर्क लेवल एनफोर्समेंट के थ्रू इसको एनफोर्स किया जाता है। एक्टिविटीज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, ये एप्लीकेशन के लिए कोर कंपोनेंट है, एप्लीकेशन के कोर कंपोनेंट्स कह सकते हो, क्या तुम की कंपोनेंट्स कह सकते हो, एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी है। अब तुम्हें जो स्क्रीन पे दिखती है डिस्प्ले वो एक्टिविटी के थ्रू दिखती है। अब जो सर्विस है, जो एप्लीकेशन की परमिशंस वगैरह है वो ये मैनेज करता है। कंटेंट तुम्हें क्या दिखाना है उस स्क्रीन पे वो ये मैनेज करता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे के बीच में। तो ये कंपोनेंट्स हैं 4 की। अब ये कैसे एनफोर्स की जाती है, इसको कहते हैं फ्रेमवर्क लेवल एनफोर्समेंट। When an application is installed, the Android OS map each of its component to the required permission protection level। यानी जब भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है तो एंड्रॉइड उनकी परमिशंस को आइसोलेटेड तरीके से प्रोटेक्शन लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। लेटर when one application try to access a component belonging to another application then the system perform a permission check। यानी अगर मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है। मैंने इंस्टाग्राम से क्या करा भाई, मैं फेसबुक पे एक रील सेंड करना चाहता हूँ अपने दोस्त को। तो इसको सेंड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जब मैंने तुम्हें समझाया था कि परमिशंस डिफाइन करनी पड़ती है, इस यूजर आईडी को परमिशन देनी पड़ेगी इस वाले यूजर आईडी की। ओके, तो एक परमिशन चेक डिफाइन कर दी जाती है, एक चेक लिया जाता है अलग से, इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि ये परमिशन जो मांग रहा है एप्लीकेशन क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं। इफ द रिक्वायर्ड परमिशन इज नॉट प्रेजेंट द सिस्टम डिनाई एक्सेस। अगर जो परमिशन मांग रहा है उस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करती
या मलेशियस एपीके का तुम एग्जांपल ले सकते हो। तुमने कोई थर्ड पार्टी सोर्स से एक मालवेयर डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन है, तुम्हें नहीं पता था वो एक मालवेयर एप्लीकेशन है, वो फिर दूसरे एप्लीकेशन से परमिशन मांगेगा, बट क्या सिस्टम क्रॉस वेरीफाई करके उसको दिखा देगा कि भाई तेरे पास इस चीज़ के एक्सेस की परमिशन नहीं है, ना ही ये डिफाइन है, तो एक्सेस डिनाइड है तेरे लिए। तो इसलिए अगर तुम कोई थर्ड पार्टी एक्सेस डाउनलोड करते हो तो इसलिए वो दूसरे एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, बेशक वो तुम्हारी सिस्टम की फाइल्स फोल्डर एक्सेस कर ले, बट वो एप्लीकेशन के डेटा को बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकता। Once a component permissions has been declared in the application Android manifest XML file, it cannot be changed at runtime. It is known as static enforcement. जब तुम एप्लीकेशन को प्री डिफाइन कर देते हो manifest.xml वाली फाइल में, तो उसको चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पर। इसे हम कहते हैं स्टैटिक इन्फोर्समेंट, यानी एप्लीकेशन से पहले जो उसको प्री डिफाइन परमिशन चाहिए वो। When you specify permission in the configuration file rather than in your code, this is known as declarative security या static enforcement। यानी जब तुम परमिशन को स्पेसिफाई करते हो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रेदर देन इन योर कोड, दिस इज नोन एज, मतलब कि तुम अलग से परमिशन इसके डिफाइन कर रहे हो, उसको तुम डिक्लेयर कर रहे हो, या उसे हम स्टैटिक एनफोर्समेंट कहेंगे। बट एंड्रॉइड also support another model in which developer can manually check within your component whether the calling process has been specific permission or not। अब देखो, जो एप्लीकेशन है, जो डेवलपर है वो क्या करता है, वो एक और तरीका डालता है कि एप्लीकेशन के पास हो उसके कंपोनेंट में जो 4 की कंपोनेंट्स है, मैनेज करते हैं एप्लीकेशन को इधर से उधर कंटेंट वगैरह दिखाने के लिए, तो उसको मैनुअली चेक कर सकते हैं कंपोनेंट की क्या वो प्रोसेस को कॉल करने के लिए क्या उसके पास परमिशन है। फॉर दिस यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द परमिशन, इसके लिए हमें परमिशन को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। इसी प्रोसेस को या मेथड को हम कहते हैं डायनेमिक परमिशन इन्फोर्समेंट, यानी अलग से हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं मैनुअली चेक, क्या कंपोनेंट के पास उसमें हम अलग से उसको दे रहे हैं परमिशन कि उसमें है या नहीं, ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई होता है, जैसे हम डायनामिक परमिशन इन्फोर्समेंट कहते हैं। इट रिक्वायर्स अ बिट मोर एफर्ट फ्रॉम द डेवलपर बट इट गिव्स यू मच फाइनर कंट्रोल ओवर द परमिशन आर हैंडल। यानी अगर ये है हैंडल, अगर यूजर को बस उसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी यूजर की, बट जो हमें कंट्रोल मिलेगा परमिशन के ऊपर वो एक तगड़े लेवल का मिलेगा। ओके, इसलिए डेवलपर की इस चीज़ में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए डेवलपर डायनामिक इन्फोर्समेंट तुम्हें रेयरली देखने को मिलेगा, बट स्टैटिक इन्फोर्समेंट तुम्हें देखने को मिलेगी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये स्टैटिक इन्फोर्समेंट ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि डायनामिक भी हो या स्टैटिक ही हो। ओके, दिस मीन डेवलपर राइट द कोड दैट डिसाइड व्हेन यू एंड हाउ टू चेक परमिशन, यानी डेवलपर एक कोड को लिखता है कि कब और कैसे परमिशन को चेक करना है। दिस डिफरेंट फ्रॉम डेक्लरेटिव स्टैटिक मॉडल, यानी डेक्लरेटिव एनफोर्समेंट और स्टैटिक मॉडल से काफ़ी अलग है, वेयर द सिस्टम ऑटोमेटिकली एनफोर्स द परमिशन बेस्ड ऑन द मैनिफेस्ट। यानी स्टैटिक वे में क्या होता है कि जो परमिशंस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है स्टैटिक वे में, जो मैनिफेस्ट एक्सएमएल में मांग रहा है दे दो इसको, बट इस मॉडल में क्या होता है, ईच कंपोनेंट मैनेजेस इट्स ओन सिक्योरिटी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द सिस्टम। यानी ये परमिशन को खुद से चेक करते हैं कि क्या ये परमिशन रिक्वायर है एप्लीकेशन के लिए या नहीं है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिस्टम रन टाइम में। जो सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल जो चेक होती है उसके ऊपर रिलाई ये नहीं करता बिल्कुल भी डायनेमिक मॉडल। अब इसमें फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने के, इफ परमिशंस आर नॉट डिफाइंड एंड वी वांट टू एक्सेस द डेटा देन एप्लीकेशन विल क्रैश अनलेस वी आर नॉट हैविंग एन एक्सप्लॉइट और रूट प्रिविलेजेस, वी कैन नॉट सर्कमवेंट दिस। अब देख सकते हो, अगर मेरे पास वो परमिशन डिफाइन नहीं है और मैं डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वो रिक्वायर्ड परमिशंस नहीं है। अनलेस हमारे पास इसका कोई एक्सप्लॉइट ना हो या हमारे पास रूट प्रिविलेजेस ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को हटा ही नहीं सकते। वी नीड टू डिफाइन आवर परमिशंस इन एंड्रॉइड manifest.xml फाइल, हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा manifest.xml फाइल में। इफ वी डिफाइन दोस परमिशंस देन दे विल ऐड इनटू द packages.xml फाइल, यानी अगर जब हम फाइल इसमें डिफाइन करेंगे वो अपने आप ही इसमें डिफाइन कर दी जाएगी पैकेज मैनेजर के द्वारा। सो दिस इज हाउ एन एंड्रॉइड सिस्टम इज हैंडलिंग दिस कोर सिस्टम परमिशन, बट समटाइम डेवलपर अंडर एस्टिमेट द कस्टम परमिशंस। तो डेवलपर अंडर एस्टिमेट भी कर देता है कस्टम परमिशंस को। अब कस्टम परमिशंस क्या होती है, आई थिंक तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा, बट अब आगे बढ़ते हैं कस्टम परमिशंस की ओर। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन वांट टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन ईच अदर एंड डेटा इज लिटिल बिट क्रिटिकल लाइक OTP मैसेज फ्रॉम योर बैंकिंग एप्लीकेशन। अब डेटा थोड़ा क्रिटिकल है, therefore developer wants to make sure that those data are being protected and only specific application is able to access the data. How this is being done? अब जैसे कि OTP है,
बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको मैनेज करना है अपने को, मतलब एक दूसरे से बस यही दो एक्सेस कर सके, वो कैसे किया जाता है। देयरफॉर डेवलपर वांट अब देखो यहाँ पर, ओके ज़्यादा जूम इन हो गया। अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन 2 है, मुझे इन दोनों के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है। अब इसमें हमें परमिशंस देनी पड़ेगी, जो इसके परमिशन मॉडल होता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुमने देखा तो होगा जब एनालिसिस करी थी यहाँ पर परमिशन, अब देख सकते हो यहाँ पर परमिशंस इसको दे रखी है, जैसे ये ग्रांट यूआरआई परमिशंस। ओके, परमिशन देखो अलग अलग इसको दे रखी है, हर एक के लिए, प्रोवाइडर के लिए, सर्विस के लिए परमिशंस यहाँ डिफाइन कर रखी है ये यूज़ करके। तो यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर हमें डेटा एक्सचेंज करना है इसके साथ तो हमें इसको ऑलरेडी डिफाइन करना पड़ेगा कि जब ये एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी तो हम इसका डेटा एक्सेस कर सके। लेट्स से किया यहाँ पर इसको एक्सेस करना है, अलाउ रिगार्डिंग टू द की इन सीव। एक हमारे पास पैकेज है जिसका नाम सीव है, ये उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ऑलरेडी इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले से ही, या इसके अंदर डिफाइन होना चाहिए कि एप्लीकेशन के अंदर जब बनाते वक्त हमें पता था कि एप्लीकेशन डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें इसके पैकेज को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें एनालिसिस के वक्त समझाया था। मीन्स द परमिशन इज प्रोटेक्टिंग समथिंग इन दिस एप्लीकेशन। अब देखो ये परमिशन ऐसे डिफाइन कर रखी है, जैसे कि ओटीपी मुझे एक्सचेंज करना है। अब देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन लेवल डेंजरस लिख रखा है। अब डेंजरस यानी ये हर एक परमिशन यूजर से मांगेगा कि भाई इसको अलाउ करना है हाँ या ना, इसको ये परमिशन देनी है हाँ या ना। तो ये डेंजरस लेवल वही चीज़ है जो यहाँ डिफाइन करता है। अगर ये सारी परमिशन इसको मिल जाती है तो एप्लीकेशन के जो अंदर इनक्रिप्टेड था वो हमें मिल सकता है इजिली, अगर सिक्योरिटी परमिशन से प्रॉपरली कन्फिगर ना की गई हो। मीन्स द एप्लीकेशन इज प्रोटेक्टिंग समथिंग इन दिस एप्लीकेशन, यानी कुछ तो प्रोटेक्टिंग में जा रहा है, अगर ऐसे कुछ डिफाइन कर रखा है। जैसे कि मैनिफेस्ट एक्सएमएल में तुम यहाँ देख सकते हो परमिशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये ऐसा सा कुछ की है, तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ इनक्रिप्टेड सिक्योर्ड है। मीन्स एप्लीकेशन वन कैन प्रोवाइड डेटा टू ऑल एप्लीकेशन बट ओनली वंस हैविंग इट द परमिशन आर अलाउड टू इंटरेक्ट विद डेटा, यानी एप्लीकेशन वन डेटा प्रोवाइड कर सकता है सबको, बट जब तक परमिशन डिफाइन है तब तक की ही बात मैं कर रहा हूँ। हाउ वी कैन एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अटैकिंग एप्लीकेशन कैन गेट दोस परमिशंस, यानी जैसे कि मेरे पास कोई, मैंने मलेशियस एपीके डाउनलोड करी और मेरे को एक्सेस लेना है किसका, मीडिया का। बट क्या हुआ कि यूज़र को पता है कि ये मलेशियस एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके सामने स्क्रीन पर पॉप हो रहा है कि अलाउ करे कॉन्टेक्ट्स वगैरह को, भाई नहीं मैं नहीं दे सकता। बट क्या होगा कि अगर ये उसमें ऑलरेडी डिफाइन कर दे, चाहे यूज़र डिनाई कर दे बट इसको अलग से डेटा एक्सचेंज करने की परमिशन इसमें डिफाइन कर दी। ओके, उसमें डिफाइन करता है कैन आई रीड योर कीज, परमिशन डिफाइन कर दी दूसरे एप्लीकेशन के लिए, यानी गैलरी के लिए उसने और एक परमिशन डिफाइन कर दी कि मैं एक पैकेज हूँ, मैं तुम्हारे सिस्टम की इस परमिशन को एक्सेस करना चाहता हूँ। सिस्टम क्या कहेगा भाई, हाँ भाई जब चेक करते वक्त पता चलेगा भाई इसके अंदर परमिशन तो डिफाइन है एक्सेस करने के लिए, तो ये तुम्हें एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। अब जो कस्टम परमिशन एक रियल प्रोटेक्शन नहीं है, यू कांट प्रोटेक्ट डेटा बेस्ड ऑन कस्टम परमिशन अनलेस यू चूज द करेक्ट प्रोटेक्शन लेवल। अब तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक तुम इसमें प्रोटेक्शन लेवल को डिफाइन नहीं करोगे। यानी तुम देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने यहाँ एप्लीकेशन को डिफाइन करके, लेट्स से कि एप्लीकेशन ए है, एप्लीकेशन बी है, और एप्लीकेशन बी हमारी अटैकर की, यानी मेरी एप्लीकेशन है, मैं अटैकर हूँ और मैं एक विक्टिम ए के अकाउंट को या उसके सिस्टम को हाईजैक करना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेटा निकालना चाहता हूँ। बट उसमें क्या, उसमें ऑलरेडी परमिशन डिफाइन है कि मैं डेटा एक्सचेंज ना करूँ, बट मैंने इसमें क्या करा, परमिशन डिफाइन कर दी, कस्टम परमिशंस। जब मैं परमिशन मांगूंगा तो ये चेक करेगा भाई इसके पास तो मेरी परमिशन है मांगने की, तो ये इसको अलाउ कर देगा। बट ये एक डेंजरस तरीका, ये एकदम सिक्योर तरीका नहीं है, तो इसके लिए हमें डिफाइन करने पड़ेंगे इसके लेवल, डेंजरस, नॉर्मल, सिग्नेचर और सिस्टम। डेंजरस क्या होता है, इट मीन्स यूजर नीड टू बी इन्फॉर्म अबाउट दिस एंड देन द यूजर कैन मेक दिस डिसीजन। एप्लीकेशन इज अलाउड एंड डिनाइड टू एक्सेस दोस परमिशन इट रिलाइंग ऑन यूजर डिसीजन। ये अब तुम देखा होगा कि तुम्हें ऐसी परमिशन आती है इसी लेवल की वजह से आती है, यानी हर एक परमिशन हम यूजर से मांगेंगे, हर एक परमिशन यूजर से मांगेंगे। जब तक यूजर इस चीज को अलाउ नहीं करेगा तब तक एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मल में क्या है, वी आर नॉट बीइंग इन्फॉर्म अबाउट दिस परमिशन, हम नॉर्मली इन्फॉर्म नहीं होते इन परमिशन के बारे में, बट वी कैन नॉट यूज दिस प्रोटेक्शन लेवल नॉर्मल फॉर सम हाई सेंसिटिव परमिशन लाइक कैमरा, माइक्रोफोन, वीडियो एक्सेट्रा। यानी अगर एप्लीकेशन ऐसी सेंसिटिव कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम के एक्सेस करती है तो ये लेवल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो डेफिनेटली नॉर्मल इज नॉट राइट ऑप्शन फॉर सेंसिटिव परमिशन। सेंसिटिव परमिशन से टास्क के लिए बिल्कुल भी
प्रायोरिटाइज नहीं है, सो डेंजरस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट। सो यहाँ पर देखो एक बात लिखी है, डेंजरस भी बेस्ट नहीं है एक केस में। तो बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट क्या है? सिग्नेचर वाला। बट देयर इज अ लिटिल बिट डाउन साइड रिगार्डिंग टू, इसमें भी एक डाउन साइड है। सिग्नेचर क्या होता है बेसिकली? मीन्स एवरी एप्लीकेशन हैज बीन साइंड विद द सेम की फ्रॉम विच इज ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा, फॉर दैट वी नीड टू प्राइवेट की फॉर द एप्लीकेशन। जब तो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसमें एक सिग्नेचर या साइनिंग की होती है उसको इंस्टॉलेशन के लिए, उसके अंदर हम एक ऑलरेडी परमिशन को डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसके पास एक सिग्नेचर की है। अब ऐसे वेरीफाई करने के लिए प्राइवेट की इस्तेमाल करेगा जो डेवलपर की होती है वेरिफिकेशन की। एंड दिस डाउन साइड बिकॉज द प्रोटेक्शन लेवल सिग्नेचर वी कैन नॉट शेयर आवर प्राइवेट की, देयरफॉर दिस माइट बी नॉट प्रैक्टिकल इन द डेली बेस। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जो सिग्नेचर है उसमें हमारी प्राइवेट की लीक हो सकती है जो डेवलपर की है। आई थिंक तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा कि ये सब होता क्या है, सिग्नेचर क्यों रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें यूज़र डेवलपर की प्राइवेट की लीकेज होने के चांसेस होते हैं, और नॉर्मल लेवल, डेंजरस लेवल, और सिग्नेचर सिस्टम का क्या होता है सीन यहाँ पर। सो आज के लिए इतना ही था। ओके, आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि नेक्स्ट सेशन कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा कि हम कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो हमने पाथ वगैरह देखे, जो हमने देखे कि डेटाबेस वाला जो परमिशन मॉडल वगैरह जो डिफाइन होती है वो वाले पाथ हम कैसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली, उसको हम करेंगे रूटेड फोन में करेंगे। एंड हम एक एक्टिविटी वाली सर्विस को, जो हमने पहला 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, हम क्या करेंगे उसमें से एक्टिविटी वाले को एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओके, तो ये ही तुम्हारा पहला बग है एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें बग काउंटी करनी है सो दिस विल बी अमेजिंग थिंग। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बाय।